हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है हम लोग का क्लास 7 का आपका ज्योग्राफी चैप्टर 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर, सीटेट का एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई को है और उसके लिए 6, 7, 8 की जो बुक है बहुत ही रिलेवेंट है एनसीईआरटी की। इसके साथ साथ अगर आप जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी इसके लिए भी ये काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। साथ साथ अगर अगर ऐसे स्टूडेंट जो कि जेटेट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि जेटेट का भी फॉर्म जो है बहुत जल्द जो है निकल आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी जो है आपकी 6, 7, 8 की बुक जो है बहुत ही रिलेवेंट है। ठीक है, तो डियर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए, स्थल मंडल जो रहता है ना वो अलग मतलब कि अनेक प्लेटों से जो रहता है विभाजित होता है मतलब डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेट जो रहता है ना, हमेशा क्या होता है ना, एक धीमी गति में चारों तरफ घूमता रहता है। और इतना धीमी गति में घूमता है ना कि एक साल में हम लोग बात करें तो बस ये कुछ ही किलोमीटर जो रहता है घूम पाता है। तो पृथ्वी के अंदर जो रहता है ना मैग्मा रहता है, जिसको हम लोग लावा भी कहते हैं, तो वो भी जो रहता है के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा किस लिए होता है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी में जो आपका मैग्मा है ना पिघला हुआ, ठीक है, तो उसकी गति के कारण जो है ऐसा होता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो रहता है ना, वो भी एक वृत्त रूप में जो रहता है घूमता रहता है। ठीक है, यानी वो भी जमीन के अंदर जो है इधर से उधर जो रहता है घूमता रहता है। तो पृथ्वी की इसी गति के कारण जो रहता है पृथ्वी की स्तर पर, मतलब उसके ऊपर, ठीक है, परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की गति उन बलों को आधार पर विभाजित किया गया है। तो देखिए, पृथ्वी की गति जो है ना, इसी बल के आधार पर जो हम लोग विभाजित करते हैं। तो इसमें हम लोग 2 बल में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका अंतर्जनित बल, जिसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडो मतलब जमीन के अंदर जो फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, उसको हम लोग अर्धजनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो जमीन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, उसको हम लोग बहिर्जेनिक फोर्स कहेंगे, यानी आपका एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अंतजनित बल जो रहता है, जो अंदर की ओर रहता है ना, कभी कभी ये आपका आकस्मिक गति से जब उत्पन्न होता है, या कभी कभी बहुत ही धीमी गति से उत्पन्न होता है। तो जब ये आकस्मिक गति से उत्पन्न होता है, तो इसमें काफ़ी विनाश लेके आता है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी जो होता है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है आकस्मिक गति के कारण होता है, यानी जो ऐसी गति जो कि आपके ज़मीन के अंदर जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, यानी अंतजनिक बल कहते हैं। ठीक है, और वही जनित बल मतलब हो गया आपका अप्रदन और निष्पेषण। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका नदी जब बहता है, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स आपका आपका अर्थ सरफेस में लग रहा है, उसके कारण फिर जो हवा तूफान बारिश हो रही है उसके कारण, फिर समुद्र की तरंगे जो हो रही है उसके कारण, फिर हिमालय जब पिघलता है तो उसके कारण जो आपका फोर्स जो रहता है ज़मीन के ऊपर रहता है, उसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, उसको हम लोग बहिर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो अंतजनित बल रहता है ना, ये 2 तरह का होता है। एक होता है आकस्मिक बल रहता है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जो होती है, ये आपका आकस्मिक बल होता है। और एक होता है पटल विरूपण बल, इस ये जो रहता है पर्वत निर्माणकारी जो रहता है बल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी करने बताया गया है, जिसमें क्या किया गया कि हम लोग ना रंगीन कागज़ के छोटे छोटे गोली बनाएंगे, उसके बाद उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं। ठीक है, और जब उस पानी को गर्म करेंगे तो क्या देखेंगे कि वो जो बल्ब है ना, वो जो छोटे छोटे बल्ब रहेगा, वो गर्म पानी में जो रहता है ऊपर की ओर आ जाता है, लेकिन नहीं, ठंडा पानी में क्या रहेगा, वो नीचे जो रहता है जाके नीचे चला जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जो रहता है स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार जो रहता है वो क्या करता है, गति करते रहता है। देखिए, स्थलीय मंडलीय प्लेट क्या होता है। देखिए, भूपट्टी में जो है आपका अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह जो है टिकी हुई है।
तो यहाँ पे इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ज्वालामुखी, ठीक है, आपका जो है होता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। जेनिक मतलब ये होता है उत्पत्ति होता है, और एंडो मतलब अतः होता है, और एक्सो मतलब बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये जो है इंग्लिश टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी जो है भूपट्टी पर खुला एक छेद होता है, और उसी छेद से जो पिघला हुआ जो लावा होता है, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, वो अचानक निकल जाता है, ठीक है। तो कब होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तब होता है। तो देखिए, भूपट्टी के नीचे का वो स्थान जहाँ कंपन जो रहता है प्रारंभ होता है, मतलब मान लीजिए इस स्थान में जो है आपका ज्वालामुखी फटा है, तो ये जो क्षेत्र है जगह है जहाँ पे कंपन प्रारंभ हुआ है, उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। और उसके आसपास जितना भी एरिया है जिसको ये अफेक्ट कर रहा, उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र से कंपन जो रहता है बाहर की ओर तरंगों के रूप में जो रहता है आता है, ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में बहुत हानि होती है, यानी उसके आसपास जितना होता है बहुत ही लॉस होता है। और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे, आप देखिए, यानी उसके आसपास का जितना भी एरिया रहेगा उसमें बहुत ही क्षति होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है ये एरिया बढ़ता जाता है, ठीक है, उसका क्षति जो रहता है भूकंप का वो कम होते जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये सेंटर है जहाँ से आपका वो मतलब कि भूकंप जो है स्टार्ट होता है, इसको हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। और ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, जहाँ जिसको जिसको ये अफेक्ट करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाता है। तो देखिए, ये जो भूकंपीय तरंग होते हैं ना, ये 3 तरह का प्रकार का होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा प्रकार का होता है। जैसे पी तरंगे होता है, पी, एस और एल होता है। पी को हम लोग ना अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, एस को हम लोग को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और एल को हम लोग पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। देखिए, भूकंप का भविष्यवाणी करना ना डियर ये संभव नहीं है, लेकिन ना जो वहाँ का स्थानीय लोग होता है ना, वो किसी सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने का संभावना है। जैसे कि इससे पहले जब सुनामी आया था ना, तो पता है क्या हुआ था, वहाँ का जो मतलब कि जानवर लोग था ना, वो जगह को छोड़ के चला गया था। इसके साथ साथ वहाँ पे तालाब, ये समुद्र में से मछली जो है ना, बाहर की ओर आ गया था, यानी समुद्र से निकल के बाहर आ गया था। तो वहाँ का जो स्थानीय लोग थे, एक जनजाति थी जो कि वो जगह को छोड़ के चला गया था, तो वहाँ के ये लोग जो है उस सुनामी से जो है बच गए थे। तो इस तरीके से जो है ना, अगर हम लोग जानवरों का व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि कुछ होने वाला है। जैसे कि तालाब में मछलियों का उत्चेजना, सांपों का धरातल पर आना, तो ये सब क्या शो करता है कि जरूर कुछ ना कुछ जो है आपका होने वाला है। देखिए, भूकंप को ना हम लोग एक यंत्र से नापते हैं कि भूकंप का जो आपका किस उस मतलब कि वो किस तीव्रता से आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। तो अगर भूकंप की तीव्रता जो है ना 2.0 है, तो वो बहुत ही कम है, उससे किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन उसका तीव्रता जो रहता है 5.0 होता है, तो वो वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। यानी जब इतना होता है तो सामान जो रहता है एक दूसरे से एक जगह अपने जगह से गिर जाता है, और तब वो क्षति पहुंचा सकता है। और 6.0 रहेगा ना, तो वो थोड़ी वो शक्तिशाली होता है, और 7.0 रहेगा ना, तो बहुत ही शक्तिशाली रहेगा। ये जो रहता है ना, बहुत ही विनाशकारी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भूकंप जो है एक वस्तु स्थिति अध्ययन, जिसे भूज में भूकंप के झटके आया था 26 जनवरी 2001 को। तो इसमें रिएक्टर स्केल में कितना तीव्रता बता रहा है, 6.9, यानी अभी बताया ना, अगर 7.0 रहेगा तो बहुत ही क्षतिग्रस्त रहेगा, वो अत्यधिक वो ये रहता है, विनाशकारी होता है। तो ऐसे ही उसमें कितना था, 6.9 था, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल की इमारत गिर गया था, जिसमें कि इतने छात्र और इतने शिक्षकों की मौत हुई थी। और इसके साथ साथ भूज की भी तबाही बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी, जैसे कि फोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें जो रहता है ये सब बंद हो गया था। और में देखिए निराशाजनक राहत, इसके साथ साथ शहर में आग भी लग गया था, ठीक है, ये आग भी लगने का चांस रहता है इसमें। और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। देखिए,
भूकंप से बचने का कोई बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहे। आगे वाले स्थान चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार है। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए और आपदा का सामना जो है विश्वास से रख करें। ठीक है, तो डियर हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा ना उसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसको बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे, ताकि फिर एग्ज़ाम के टाइम में अगर हम लोग एक बार बस रीड कर लें ना तो हम लोग के लिए ईजी पड़ जाएगा कि ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।